वेलकम टू रेजंगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 12th क्लास एटम एंड न्यूक्लियाई पार्ट हम कवर कर रहे थे उसके अंदर बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि हमने पीछे वाली क्लासेस के अंदर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसके बारे में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने देखा था कि वो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो अभी उससे आगे आज जो मॉडल हम कवर कर रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इन्होंने वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट यूटिलाइज किया था उसके अंदर, इन्होंने जो दोनों फैक्ट्स होते हैं क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, इनके ऊपर अपनी थ्योरी को बेस किया था। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली, जो कुछ अजम्पशंस इन्होंने बताई कि कुछ बेसिक पॉइंट जिनको हम पोस्टुलेट्स के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि जो अपने पास सेंट्रिपिटल जो फोर्स वगैरह इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसके ऊपर लगेगा, तो वो बैलेंसिंग किसके द्वारा होगी। और नेक्स्ट अपने पास जैसे क्वांटाइजेशन कंडीशन आती है और एक उसकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये तीन अपने पास पोस्टुलेट या हम उनको अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं हम उनको निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं कि पोस्टुलेट क्या होंगे ऑफ बोहर्स मॉडल। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि बोर जो मॉडल था वो सिर्फ एप्लीकेबल था किसके लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए। बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन जब निकालेंगे तो उसके अंदर अपने को डिफरेंट एटॉमिक मास के या एटॉमिक चार्ज के लिए भी वैल्यू दे देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सभी मॉडल के लिए इसको निकालने वाले हैं। फिर हम बाद में जो अपना एटॉमिक नंबर जेड है हम उसकी वैल्यू 1 पुट करके इस मॉडल को एप्लीकेबल कर देंगे हाइड्रोजन के लिए ओनली। तो सबसे जो फर्स्ट पोस्टुलेट अपना आता है उसके अंदर बताया गया कि मान लीजिए मैं कोई भी एटम यहाँ पे लेता हूँ अपना, ये अपना कोई एटम है, तो इसके जो सेंट्रल कोर है जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये इसकी सेंट्रल कोर हो जाएगी जहाँ पर सारा का सारा जो पॉइंट इसका मास बोल दिया जाए या पॉजिटिव चार्ज है वो सब कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, सेंट्रल कोर के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी ऑर्बिट के ऊपर, इस मैं मान लेता हूँ ये ऑर्बिट है आर, जो उसकी रेडियस है, इसके ऊपर वो रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करेंगे हमेशा, ऐसे अलग अलग रेडियाई की ऑर्बिट्स हो सकती हैं। तो ये जब रिवॉल्व करते हैं तो कौन से फोर्सेज इनके ऊपर लगेंगे, तो सबसे पहले तो क्योंकि जब परफेक्टली इसी पाथ के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है तो अपने पास हम देख सकते हैं कि एक तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा और दूसरा ये चार्ज है तो इसके ऊपर कोलम्बियन फोर्स भी लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ये इसकी वेलोसिटी v, हम टाइम पीरियड, इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इन सब चीज़ों को निकालते हैं। तो वो चीज़ें इन पोस्टुलेट्स के द्वारा ही निकाली जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है हम लिख सकते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन, ये बैलेंस्ड होगा, is balanced by Colombian force at any instant। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज, मैं लिख सकता हूँ कि F जो सेंट्रिपिटल है इज इक्वल टू F कोलम्बियन फोर्स। तो आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे इसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को अभी इक्वेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ
कि ये जो एटॉमिक चार्ज यहाँ पे है उसकी वैल्यू z है, तो यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज z टाइम्स ई इक्विवेलेंट, इसके बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को थोड़ा सा रिफाइन करके हम लिख सकते हैं, या हम आगे इसको डिराइव कर लेते हैं। पहले हम इसके पोस्टुलेट्स ही पुट कर लेते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर मैं मेंशन कर सकता हूँ, सेकेंड पोस्टुलेट हमें स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन एनर्जी रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। तो वो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं जहां पर उनका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किस फैक्टर का, तो दैट इज h/2 फैक्टर का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स will revolve only in those orbits whose angular momentum, जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है is integral multiple of h/2 फैक्टर। तो बेसिकली यहाँ से मैं राइट क्या कर सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसको हम डिनोट करते हैं दैट इज L से। तो मैं लिख सकता हूँ कि L इज इक्वल टू, हम mv/r इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन्होंने बताया ये किसके बराबर है, तो दैट इज h/2 फैक्टर का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर है और नंबर की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 एज ऑन। तो इस n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं यहीं पे राइट कर सकता हूँ n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अपना जो सेकेंड पोस्टुलेट यहाँ पे बना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ये अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाती है बोर की। हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये क्या बोली जाती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर सकता हूँ कि सेकेंड पॉइंट के अंदर ये क्या हो गई, दैट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बता सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करेगा किसी भी एनर्जी लेवल से हायर से लोअर या लोअर से हायर, तो हमेशा एनर्जी वो या तो एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, किसकी टर्म्स में, फोटॉन्स के टर्म्स में। तो थर्ड पॉइंट अपना ट्रांजिशन के ऊपर आता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ थर्ड पॉइंट के अंदर कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, हम इसको लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अंदर क्या बताया गया है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन इट आइदर, या तो वो क्या करेगा, एमिट और अब्जॉर्ब्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकता हूँ कि यदि ट्रांजिशन हो रहा है एक लेवल से दूसरे पर, तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज जो एच न्यू होगा वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास, E2 माइनस E1, ठीक है, या E इनिशियल माइनस E फाइनल, इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हमने देखे, वापस से मेमोराइज करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया गया
कि जो सेंट्रल कोर है जिसको हम न्यूक्लियस नाम देते हैं उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे हमेशा, तो उनके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे क्योंकि रिवोल्यूशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो बैलेंस से किसके द्वारा, चार्जेस के फोर्स के द्वारा, उसको हम कोलंबियन फोर्स कहते हैं। सेकेंड आई थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें नॉन एनर्जी रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स या उन्हीं को हम परमिसिबल ऑर्बिट्स का नाम भी देते हैं। तो वो इतना ही बताती है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम h/2π फैक्टर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यदि हम देखें वापस से, तो यदि मैंने यहाँ पे लिखा NH/2π, तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 1, तो मैं बता सकता हूँ उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। इसी प्रकार से सेकंड के लिए जाएंगे तो n की वैल्यू 2, तो 2/2 यहाँ पे जब कट करने के बाद अपने पास बचता है फैक्टर h/π, तो h की वैल्यू रखेंगे 6.6 10⁻34 और पाई की वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास सेकंड जो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो सिमिलर वे में हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी इस पे आगे चलते हैं। तो हम इन जो तीनों फैक्ट्स हैं अपने, इनके ऊपर अभी जो मॉडल ऑफ एटम हम कवर करने वाले हैं, एक डेरिवेशन जिसके अंदर हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी और कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर कि मैंने निकालनी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हम लिख लेते हैं इसके अंदर कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के लिए। तो वापस से इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अभी हम फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो मैंने सेम यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल कोर के अंदर है और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वो रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और इसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा हुआ था फर्स्ट पोस्टुलेट कि एज वी नो, हमने क्या पढ़ा था, तो दैट इज एफ सेंट्रीपिटल इज बैलेंस बाय एफ कोलंबियन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगी अपने पास वो आती है mv² और r इज इक्वल टू जो कोलंबियन फोर्स होता है, तो वो यदि मैं इसका एटॉमिक नंबर z मान के चल रहा हूँ तो सेंट्रल कोर के अंदर z टाइम्स e जो एटॉमिक चार्ज है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना बनेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि एक चार्ज अपने पास है ZE इंटू ई, ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ होता है उसकी मदद से हम फोर्स निकालेंगे। तो वैल्यू आती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, मैंने लिखा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE/r²। दोनों साइड मैंने बैलेंस कर दिए हैं। r से मैं इस r को हटा लेता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE² ओवर mv², यहाँ पे आ गया नीचे। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे ली है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। सेकंड चीज़, अब हम सेकंड कंडीशन जो आती है उसकी मदद से हम वैल्यू निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन थी, तो लिख सकते हैं हम ऑल्सो बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन जो थी, ऑल्सो बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बताती है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन में हमने देखा था कि mvr जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, दैट इज NH/2π। तो सेम वे में मैं यहाँ से r की वैल्यू एस्टिमेट कर लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ NH/2π m इंटू वी। मैं इसको नाम दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट में भी रेडियस निकाली है, सेकंड के अंदर भी रेडियस, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे और यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो वापस से एक बार
तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से मेरे पास है NH ओवर 2 पाई MV इक्वल टू, तो वापस आते हैं रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने R की वैल्यू को देखा, वो किसके इक्विवेलेंट है, तो दैट इज 1/4 पाई एक्सल नोट ZE² बाई MV²। यदि आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो इसकी जगह पे हम K भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैपिटल K ZE² बाई MV², हम इस प्रकार से भी इसको रख सकते हैं। फिर बाद में हम इसको आगे ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इस वैल्यू को लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो मैंने लिखा ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज KZE² ओवर MV²। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ओवर MV²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो M से M हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी से एक वेलोसिटी की पावर, बाकी जो फैक्टर बच गया इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ से हम वेलोसिटी बना रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैंने वेलोसिटी को इधर लेके जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा V इक्वल टू, ये जो 2 पाई फैक्टर है इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा 2 पाई K ZE² ओवर NH। ये अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब इसमें से हम वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट भी बना सकते हैं और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दोनों चीज़ें। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, नेक्स्ट पेज के ऊपर चल लेते हैं, कि एज अपने पास वेलोसिटी आई है एज v इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू आई अपने पास 2 पाई K ZE² ओवर NH। तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यदि यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर यदि हमें वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला अपने पास यहाँ से बन रहा है। तो देखिए इधर हल्का सा चेंज इसके अंदर करेंगे कि फॉर्मूला में आया अपने पास वेलोसिटी आ रखी है 2 पाई K ZE² ओवर NH। तो मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ C फैक्टर से, और C से ही मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड। तो जब हम इसको ऐसा कर देते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे कि ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को हम नाम देते हैं अल्फा। तो अल्फा जो होता है इसको हम फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज V इक्वल टू अल्फा C ओवर N। तो कहने का मतलब वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटम नंबर के। ठीक है, और अल्फा अपने पास कितना आ गया, तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये अपना फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं वेयर अल्फा, ये बोला जाएगा फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। तो इस अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1/137 के इक्विवेलेंट आती है अल्फा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट जो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर वो इस फैक्टर के इक्विवेलेंट होगी, दैट इज अल्फा ओवर, अल्फा की वैल्यू मैंने पुट करने के बाद C ओवर N। तो ये अपने पास इसका रिजल्ट है, ये हमने ध्यान देना है। तो यहाँ पर यदि अपने को सेकंड ऑर्बिट की पूछी जाएगी तो हम N की वैल्यू 2 रख लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स का एक फॉर्मूला बन गया है। अभी इसमें हम एक दो चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम इसका ग्राफ वगैरह प्लॉट करना चाहें तो हम वो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वेरिएशन के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा इधर
कि ये v और इस डायरेक्शन मैंने ले लिया n, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो कर्व अपनी वेरिएशन इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ये इतना डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे था। नेक्स्ट चीज़ अपने पास, हम यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला अभी बनाया था, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको करते हैं, या उससे पहले देखिए, अब रेडियस की जो वैल्यू हमने निकाली है r इज इक्वल टू एन एच और 2πmv। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है, इसके अंदर हम वेलोसिटी की इक्वेशन को पुट करेंगे और यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं किसके लिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर देखिए, इधर लास्ट जो फॉर्मूला हमने देखा था, एज जो आर अपने पास था वो किसके इक्विवेलेंट था, दैट इज एन एच ओवर 2πm इंटू वी फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो डेटा था हमने निकाला है। अभी यहाँ से हम इसको देखेंगे आगे कि वेलोसिटी जो अपने पास आती है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2πk जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच। तो यहीं पे लिख लेंगे कि ऑल्सो जो v की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2πk जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच। अब इस v को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ v की वैल्यू। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि r जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो एन एच ओवर 2πm इंटू वेलोसिटी की वैल्यू है अपने पास 2πk जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच। तो ये एन एच अपने पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2π इंटू 2π मैं लिख सकता हूँ 4π का स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये अपने पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एक एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो बन गया है अपना। तो अभी यदि हम इसका रिलेशन देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, क्या रिलेशन रहेगा, तो मैं कह सकता हूं कि एज आर जो है अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, तो वो अपना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की फिक्स वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के अपना 9 इंटू 10⁹, जेड एटॉमिक मास नॉन होता है, एटॉमिक नंबर नॉन होता है, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये सभी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू को यदि हम यहाँ पे पुट कर दें तो मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्वेयर। तो ये अपना फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वेयर जो आर नोट है इसकी वैल्यू अपने पास बनेगी आर नोट इक्वल टू 0.529 लिख सकते हो या 53 लिख सकते हैं, इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अभी इसके बाद इसमें हम इसकी वेरिएशन यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ R और इस साइड में मैंने ले लिया N, तो यहाँ पे R डायरेक्टली N स्क्वायर है, तो वेरिएशन इस प्रकार से हम दिखाएंगे। तो मैंने दो चीज़ें एस्टिमेट की है, एक रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट है और सेकंड हमने वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमने बनाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास, जिसके अंदर हम एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और उसी से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ अपने पास आती है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देंगे कि जो टाइम पीरियड होता है अपने पास, कि एज हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मुझे चाहिए टाइम,
ठीक है, हमने इस टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो दैट इज डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब डिस्टेंस एक ऑर्बिट का हम किससे मान के, यदि आर उसकी रेडियस है तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो दैट इज 2 पाई आर ओवर जो वेलोसिटी है किसके इक्विवेलेंट v। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर r की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो दोनों से हम इसके फॉर्मूला को एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज इन टू, यदि हम r की वैल्यू को रखते हैं तो r अपने पास कितना था, n स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई एम के जेड ई स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ r की वैल्यू n स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई में 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। तो ये अपने पास आ गया r की वैल्यू। सेकेंडली हम इसमें पुट कर सकते हैं वेलोसिटी भी, क्योंकि वो भी हमने एस्टिमेट कर रखा है पहले ही ऑलरेडी। तो वेलोसिटी अपने पास है 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच। तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ वेलोसिटी की 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर ओवर एन एच, ये अपने पास वैल्यू है। अभी इसमें से जो एन एच फैक्टर है ये डिवीजन के अंदर है, तो इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, ऊपर। और बाकी जो वैल्यू है जैसे कट हो रही है अपने पास 2 पाई से 2 पाई कट हो रहा है, तो हम इसको ऊपर ले जाने के बाद लिख सकते हैं कि जो टाइम बचेगा n इंटू एन स्क्वेयर अपने पास बन गया n का क्यूब ओवर h का क्यूब बाई में 4 पाई स्क्वेयर m k का स्क्वेयर z का स्क्वेयर और e की पावर 4। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इतना काम हमने इसके अंदर किया। अभी वापस से सभी चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर एक बार चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बोर पोस्टुलेट के जो अजम्पशंस थी मॉडल की वो हमने देखी। तो फर्स्ट अजम्पशंस तो यही थी कि सेंट्रिपिटल फोर्स कोलंबियन के द्वारा बैलेंस होगा। सेकंड के अंदर बताया गया था कि एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो h ओवर 2 पाई फैक्टर का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी ट्रांजिशन करेगा हायर से लोअर या लोअर से हायर तो वो हमेशा क्या करेगा, फोटॉन्स को एमिट या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर हमने डेरिवेशन पार्ट देखा। यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर हमने जो मेन चीज़ें अपने पास 2 पार्ट आते हैं, एक वेलोसिटी की वैल्यू एस्टिमेट करना और एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट को एस्टिमेट करना। तो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे गए, पहले हम एफ सेंट्रिपिटल कोलंबियन इक्विवेलेंट रखा, दोनों का जो फॉर्मूला मैंने पुट किया। यहाँ से मैंने एक आर की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एक्सेल नॉट के टर्म में, या इसको हमने के नाम दे के भी इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन कंडीशन से वैल्यू पुट ऑन की, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास बन गया था। तो वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट के लिए अब हमने देखा ये अपने पास आता है, उसकी ग्राफिकल वेरिएशन मैंने दिखा दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ें यहीं तक पूछी जा सकती हैं कि भाई शो कीजिए कि जो वेलोसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपने इस पार्ट के ऊपर आके इसको फिनिश अप कर देना है। और नेक्स्ट हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर सेम इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है आर इज इक्वल टू आर नोट एन स्क्वेयर। तो ये प्रोपोर्शनल एन स्क्वेयर था, तो इसकी आर नोट की वैल्यू कांस्टेंट जो था अपना 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इस प्रकार से हमने इसमें काम किया था। तो आगे इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे तो उसके अंदर हम इसकी एनर्जी वगैरह को एस्टिमेट करने का काम करेंगे। तो आज आप यहाँ तक इस वीडियो को देखिए और फिर आगे अपना फोकस बनाइए। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आने वाला है जहाँ पर हम इसकी एनर्जी वगैरह, टोटल एनर्जी, ये सब चीज़ें निकालेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही।